इस लड़की की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है और क्योंकि कोई एविडेंस नहीं थे, हत्यारे ने इसे सुसाइड बना दिया। पर जल्द ही एक आई विटनेस ये गवाही देने वाली थी कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, और वो आई विटनेस थी यही लड़की जो मर चुकी थी। पर पुलिस ने उस मरी हुई लड़की की गवाही को ना मानकर इस केस को सुसाइड बताकर क्लोज कर दिया। सवाल ये उठता है कि ये लड़की मरने के बाद अपने ही मर्डर की गवाही कैसे दे सकती है? क्या गवाही देने के लिए उसकी आत्मा आने वाली थी? इस सवाल के जवाब के साथ साथ ये लड़की कौन थी और क्या थी इस केस की पूरी सच्चाई, चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस लड़की को याद रखिएगा जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अब चलिए साल 1968 इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में अंगद नगला नाम के एक शख्स की बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुमित्रा। सुमित्रा ने 11 साल की एज में अपनी मां को खो दिया। फिर वो अकेलेपन से जूझने लगी। सिर्फ 13 साल की एज में साल 1981 में सुमित्रा की शादी शरीफपुर गाँव में जगदीश सिंह के साथ हुई। पर शादी के बाद भी अकेलेपन ने उसका साथ न छोड़ा क्योंकि जगदीश ज्यादातर टाइम शहर में होता था। सुमित्रा का अकेलापन तब दूर हुआ जब दिसंबर 1984 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर सुमित्रा की जिंदगी खुशियों से भर गई। उसका बेटा ही उसकी दुनिया बन गया। लेकिन उसके कुछ महीने बाद सुमित्रा को फिजिकल एंड मेंटल तकलीफें होने लगी। उसे दौरे पड़ने लगे, शरीर पूरा अकड़ जाता, आंखें ऊपर हो जाती, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती। सुमित्रा ये सब महीनों तक सहती रही और उसके घर वालों को ये लगा कि उस पर किसी आत्मा का साया है। और फिर सुमित्रा ने ऑन 16 जुलाई 1985 एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन के साथ अपने ही घर वालों को बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगी। एंड जैसा उसने कहा था, ऑन 19 जुलाई 1985 विदाउट एनी सीरियस फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम सुमित्रा की डेथ हो गई। फिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई और अचानक सुमित्रा की आंखें खुल गई। ये देख सभी हैरान रह गए, पर सुमित्रा बिल्कुल शांत थी। किसी के कुछ पूछने पर ना वो कुछ बोलती ना बताती, बिल्कुल शांत और खोई रहती। फिर अगले ही दिन से सुमित्रा ये दावा करने लगी कि वो सुमित्रा नहीं बल्कि कोई और है। उसने अपने पति और जान से भी ज्यादा प्यारे बेटे को पहचानने से भी मना कर दिया और ये कहने लगी कि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मैं सुमित्रा नहीं शिवा हूँ। आपको ये लड़की तो याद है ना? 24 अक्टूबर साल 1962 शरीफपुर गांव में एक बच्ची का जन्म होता है जिसके पिता का नाम होता है रामसिया त्रिपाठी, जो एक कॉलेज के लेक्चरर होते हैं और वो अपनी बेटी का नाम रखते हैं शिवा त्रिपाठी। 18 साल की एज में शिवा की शादी छेदीलाल के साथ दिव्यापुर में होती है। फिर कुछ ही सालों में शिवा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, रिंकू और टिंकू। न जाने ऐसा क्या हुआ कि ऑन 18 मई 1985 शिवा बेजान हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली और वो भी सर पर एक गहरे चोट के साथ। और शिवा की इन-लॉज फैमिली का कहना था कि ये सुसाइड है एंड पुलिस ने भी इसे सुसाइड डिक्लेयर करके केस क्लोज कर दिया। अब वापस सुमित्रा की तरफ चलते हैं जो अब खुद को शिवा बता रही है और इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है और ना ही किसी को कुछ समझ आ रहा है क्योंकि सुमित्रा के पति और उसकी फैमिली शिवा को तो जानते ही नहीं थे और ना ही सुमित्रा ने कभी शिवा के बारे में कुछ सुना था। सुमित्रा अपने परिवार के साथ शरीफपुर में रहते थे और शिवा अपने पति और फैमिली के साथ शरीफपुर से अराउंड 120 किलोमीटर दूर दिव्यापुर में। और शिवा अब मर चुकी थी। वैसे मर तो सुमित्रा भी गई थी पर अब वो दोबारा जिंदा हो गई थी, बट एज शिवा नॉट सुमित्रा। और ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। पर ये शिवा के परिवार वालों को कैसे पता चलेगा? एक दिन शिवा के पिता रामसिया त्रिपाठी किसी काम से शरीफपुर से गुजर रहे थे और उन्होंने कुछ गांव वालों के मुंह से ये सुना कि कोई सुमित्रा अब शिवा नाम की लड़की होने का दावा कर रही है। रामसिया त्रिपाठी ये सुनकर सुमित्रा के घर चल पड़े और जब सुमित्रा ने रामसिया त्रिपाठी को देखा तो वह दौड़ती हुई गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया और यह कहने लगी कि पापा मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। त्रिपाठी जी को यकीन नहीं हुआ। ऑब्वियसली कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर जब बातचीत आगे बढ़ी तो सुमित्रा ने शिवा होने के बहुत सारे प्रूफ दिए
जैसे जब त्रिपाठी जी ने एक फैमिली एल्बम सुमित्रा को दिखाया तो उन फोटोज में मौजूद हर एक शख्स को सुमित्रा ने पहचान लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, त्रिपाठी के घर की दीवार पर एक फोटो टंगी थी जिस फोटो में रामसिया त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी 2 बेटियों में से एक उमा, उनका बेटा रमन और दूसरी बेटी शिवा थे। सुमित्रा ने उन सभी को पहचाना और शिवा की फोटो पर उंगली रखकर कहा, ये मैं हूँ। अब त्रिपाठी जी को ये यकीन हो गया कि वह उनकी ही बेटी शिवा है। फोटोज में सबकी पहचान करते समय सुमित्रा या शिवा एक फोटो पर रुक गई और बोली, ये वही है जिसने मुझे मेरा सर कुचलकर मार दिया था। ये शिवा की ननद की तस्वीर थी और उसने ये बात सबको बताई कि उसने यानी शिवा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी ननद और सास ने उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। त्रिपाठी जी ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह शिवा का केस रीओपन हो जाए ताकि गुनाहगारों को सजा मिल सके, पर लैक ऑफ एविडेंस के कारण ऐसा हो ना पाया क्योंकि पुलिस या कानून ने शिवा और सुमित्रा की इस कहानी को मानने से इनकार कर दिया। पर धीरे धीरे ये कहानी फैलने लगी। किसी ने इसे शिवा का पुनर्जन्म कहा तो किसी ने इसे भूत बाधा, पोजेशन या परकाया प्रवेश। इस कहानी की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि अमेरिकन रिसर्चर इयान स्टीवेंसन अपने कलीग डॉक्टर सतवंत पसरीचा के साथ इस केस को स्टडी करने इंडिया पहुंचे। उन्होंने इस केस पर वेल रिसर्च की, हर एक शख्स से पूछताछ की, स्पेशली सुमित्रा से, एंड एट द एंड सुमित्रा के शिवा होने के दावे को सच डिक्लेयर किया। क्योंकि केस स्टडी के दौरान सुमित्रा शिवा के इतने सारे डिटेल्स बताए कि रिसर्चर्स को इसे सच मानना ही पड़ा। सुमित्रा को शिवा के सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में पता था, उसके दोस्तों के बारे में, उसके निकनेम्स, यहाँ तक कि शिवा की फेवरेट येलो साड़ी अलमारी में किस जगह पर रखी है ये तक सुमित्रा को पता था। अब सबको यकीन हो गया था कि सुमित्रा ही शिवा है और लोगों के बीच काफी सारे थ्योरीज, कंट्रोवर्सीज और आर्गुमेंट सामने आए। शुरुआत में लोग इसे शिवा का पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन कहने लगे और इस बात पर आर्गुमेंट्स भी देखने को मिले, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि पुनर्जन्म में मरे हुए व्यक्ति की आत्मा एक नए शरीर के साथ दोबारा जन्म लेता है, पर सुमित्रा के केस में आत्मा ने पहले से ही मौजूद शरीर में नया जन्म लिया था। रिसर्चर्स जेम्स मैटलॉक एंड इयान स्टीवेंसन ने इस बात को क्लियर किया और इसे रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन बताया। इसके बावजूद लोग इसे पुनर्जन्म, भूत बाधा, पोजेशन या परकाया प्रवेश जैसे नामों से रिलेट करते रहे, पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी अलग होते हैं और इनमें से नंबर 4 परकाया प्रवेश बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करें पुनर्जन्म या रीबर्थ की, तो इसमें डेथ के बाद आत्मा का नया जन्म होता है एक नए शरीर के साथ, एक न्यूबॉर्न बेबी के फॉर्म में। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन की बात करें तो इसमें डेथ के बाद आत्मा किसी ऐसे शरीर में प्रवेश करता है जो पहले से ही जीवित होता है, उसकी अपनी लाइफ होती है और प्रवेश करके वो उसकी आत्मा को रिप्लेस करता है, जैसे सुमित्रा और शिवा के साथ हुआ था। शिवा की डेथ के बाद उसकी आत्मा ने पहले से ही मौजूद सुमित्रा के शरीर में प्रवेश किया और सुमित्रा की आत्मा को रिप्लेस कर दिया। पोजेशन, इसमें किसी आत्मा को किसी के जीवित शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे कंट्रोल या परेशान करने के लिए। बड़ा ही नेगेटिव टेंशन होता है पोजेशन के पीछे। अब आता है परकाया प्रवेश। ये पोजेशन से सिमिलर लग सकता है क्योंकि इसमें भी किसी आत्मा को किसी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, पर इनमें बड़ा फर्क होता है। परकाया प्रवेश को एक अचीवमेंट की तरह देखा जाता है या कहें एक सुपर नेचुरल पावर, जिसमें परफॉर्मर एडवांस यौगिक प्रैक्टिस और विद्या के जरिए अपनी मर्जी से अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं और दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं। ये करने के पीछे अक्सर पॉजिटिव इंटेंशंस ही होते हैं। इतिहास में ऐसे लोग भी रहे हैं जिनके पास ये अचीवमेंट थी, जैसे नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदर नाथ। इनके बारे में ये सुनने को मिलता है कि अगर कुछ ऐसा काम होता जो ये अपने शरीर में रहकर ना कर पाते तो ये अपने शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में प्रवेश करते और अपना काम करके अपने शरीर में वापस आ जाते। पर शायद कुछ भी मायने नहीं रखता जब मौत से सामना हो। और मौत के बारे में अक्सर एक सवाल हम सभी के मन में आता है कि मौत के बाद क्या होता है। तो इस बारे में शिवा ने बताया कि मुझे यम ले गए थे, पर माँ संतोषी के कहने पर मुझे कुछ सालों के लिए वापस भेजा गया ताकि मैं वो जिंदगी जी सकूं जो मुझसे छीन ली गई थी। इन सब बातों को और बढ़ावा मिला जब 3 साल बाद साल 1988 में सुमित्रा, जो अब शिवा बन चुकी थी, उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब बातें शिवा ने सच कही थी या नहीं, ये तो शिवा को ही पता था, पर एक बात ईश्वर ने कही है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि।